वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 5 ऑफ ट्रैप्ड विद द बीस्ट। वहीं उधर विला में अबरम अभी भी नीति को पकड़े सो रहा था। नीति भी बेखबर उसके बगल में ही सो रही थी। तभी अबरम के फोन की रिंग ने नीति को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने धुंधली आंखों से देखा तो कमरे में फैली हल्के उजाले ने इस बात का प्रमाण दिया कि सुबह हो चुकी है। वो उठने लगी तो उसे अपने ऊपर भारी पर महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अनाज की बोरी उसके ऊपर रखती हो। नीति ने झुककर देखा तो अबरम अपने एक हाथ से उसे भरे सो रहा था। अबरम का चेहरा दूसरी तरफ था और उसका एक हाथ नीति के ऊपर था। इस नजारे को देखते ही नीति को सब याद आ गया तो उसने गुस्से में अबरम को देखा और उसके हाथ को खुद पर से हटाने लगी, पर वो अबरम के उस हाथ को हिला भी नहीं पा रही थी। फिर उसने झुंझलाकर खुद से कहा, हे भगवान, ये जानवर क्या खाता है? इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? मैं तो इन्हें हिला भी नहीं पा रही। फोन अभी भी रिंग हो रहा था। ना चाहते हुए भी अबरम को अपनी आंखें खोलनी पड़ी और उसने गर्दन घुमाकर बेड साइड टेबल की तरफ देखा तो उसका सामना नीति से हुआ। वो अपने चेहरे पर अजीब से भाव लिए उसे ही देख रही थी। उसे खुद को इस तरह देखते हुए देखकर अब्राहम ने अपने दोनों आईब्रो उठाकर सवाल किया तो नीति ने भी अपनी आंखों के इशारे से ही उसके हाथ की तरफ इशारा किया। अब्राहम ने अपना हाथ देखा और अपने हाथ को उस पर से हटाते हुए उठकर बेड के कराउन से टेक कर बैठकर नीति जल्दी से उठने लगी। तभी अब्राहम की आवाज उसके कान में गई, मेरा फोन। तो ये सुनकर नीति रुक गई और उसने बेड साइड से टेबल पर रखे उसके फोन को उठाकर अब्राहम को दे दिया। नीति फोन देकर जाने लगी। तभी अब्राहम ने फिर कहा, कहाँ जा रही हो? नीति फिर रुक गई और धीरे से पलटकर वो बेमन से अब्राहम को देखने लगी। अब्राहम ने बिना उसकी तरफ देखे अपने फोन में देखते हुए कहा, क्या तुम भूल गई हो? तुम्हें अब से इसी कमरे में रहना है। नीति ने मुंह बना लिया और मन में बोली, ये जानवर कभी नहीं सुधर सकता। मुझे परेशान करके इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिलता है। नीति अब्राहम को मन ही मन कोसते हुए वापस अंदर आ गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। अब्राहम ने टाइगर को खोल कर फोन कान पर रख लिया और अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ? इतनी 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 सुबह मुझे फोन क्यों कर रहे थे? अब्राहम की बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ टाइगर सदमे में चला गया। उसने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, ये बीस्ट को क्या हो गया है? 9 बज रहे हैं और बीस्ट को ये सुबह लग रही है। खुद से बात कर टाइगर ने जिस काम के लिए उसे कॉल किया था वो उसे बताने लगा। वहीं टाइगर की बात सुनकर अब्राहम के एक्सप्रेशन अचानक से कोल्ड हो गए। नीति जो इतनी देर से सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी, उसने अब्राहम के चेहरे के बदलते भाव को देखकर मन में ही खुद से कहा कि अब क्या हुआ? ये जानवर इतना खूंखार क्यों बन गया? तभी अब्राहम ने कॉल पर बात कर नीति की तरफ देखा जो तो उसने जो नजरें मिलते ही नीति ने बल के झुका ली। तभी अब्राहम ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ आओ। नीति ने सिर उठाकर उसे देखा और उसके इशारे करने पर उठकर उसके पास जाने लगी। जब वे उसके पास जाकर खड़ी हुई तभी अब्राहम ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह खींचने से नीति खुद को संभाल नहीं पाई और उसके ऊपर जा गिरी। वह खुद को संभाल कर उसके ऊपर से उठ पाती उससे पहले ही अब्राहम ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा तुमसे कहूंगा अब तुम ऐसा ही करोगी। नीति भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। इस वक्त वे अब्राहम के बहुत करीब थी। उसकी गर्म सांसें अब्राहम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसे नीति की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी अब्राहम उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ गया और उसे देखते हुए गुस्से में दांत पीस कर कहा, मुझे इसे देखना बंद करो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मोम आ रही है। वे तुमसे कुछ सवाल करेगी। जवाब में तुम्हें वही कहना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा कहा तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। नीति कसमसाते हुए मुंह बनाकर उसे देखे जा रही थी। अब्राहम की बात पर उसने मन में ही खुद से कहा, जितना जालिम है ये जानवर, कूटता तो इसके रोम रोम में कूट कूट कर भरी है। वो अभी अब्राहम को अपने मन में कोस ही रही थी। कितने में अब्राहम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, तुमने अभी मेरी क्रूरता देखी ही कहाँ है? जिस दिन देखोगी मर जाओगी। अब इन फालतू ख्याल को अपने दिमाग से निकालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे साथ एक हैप्पी कपल का नाटक करना होगा। मोम को पता नहीं चलना चाहिए तुमसे मैंने जबरदस्ती शादी की है। उन्हें यही लगना चाहिए इस शादी में हम दोनों खुश हैं। इस बात पर नीति ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, फिर झूठ क्यों बोलना? अब्राहम उसे घूरते हुए बोलना, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारे टर्टल। कहो तो इसे काट कर बलेकी को खिला दो। ये सुनकर नीति की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर अब्राहम तिरछा मुस्कुराया और उसे देखते हुए ही बोला, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जुबान सही सलामत है तो इसे अपने मुंह के अंदर संभाल कर रखो। ज्यादा चलाओगी तो मैं इसे काट दूंगा। जितना कहा है उतना करो। अगर मोम को हमारी शादी का सच पता चला तो टर्टल तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। इसके बाद नीति खामोशी से उसकी बातें सुनने लगी। जब उसकी बात पूरी हो गई तो ब्रह्म ने उसे चुप देखकर कहा, क्या तुम्हें सब समझ आ गया? उसके पूछने पर नीति ने धीरे से सिर हिला दिया। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से हटने लगा, पर तभी एक खिंचाव की वजह से वो उसके और करीब हो गया। उसने देखा तो उसके गले में पहनी चेन नीति के दुपट्टे में उलझी हुई थी। ये देखकर उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर नीति को देखते हुए कहा, देख क्या रही हो, निकालो इसे। नीति अपने दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को चैन से निकालने लगी, पर उसका दुपट्टा चैन से निकल ही नहीं रहा था। ज्यादा टाइम लगते देखकर अब्रम ने गुस्से में कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुम टर्टल हो, तुम्हें कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाओगे। ये बोलकर उसने अपने एक हाथ से नीति के दुपट्टे को उसके गले से निकाल दिया। ये देखकर नीति ने जल्दी से खुद को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और उसे घूरते हुए बोली, मैं कुछ कहती रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे। ये क्या बदतमीजी थी? उसकी बात पर अब्रम ने बाहें सुकड़कर उसे देखा और गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? बदतमीजी? मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ क्या?
तुम्हें बदतमीजी का मतलब भी पता है। नीति उसे नजरें मिलाते हुए मगर डरते हुए बोली, ये जो आपने किया, मेरा दुपट्टा छीन लिया, ये बदतमीजी ही तो है। उसकी बात पर अभ्रम होठों को तिरछा कर बोला, अच्छा तो ये बदतमीजी, चलो आज मैं तुम्हें बदतमीजी का सही मतलब सिखाता हूँ, बताता हूँ। ये सुनते नीति की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अभ्रम जो उसके ऊपर से उठ चुका था वो वापस से उसके ऊपर झुकने लगा। ये देखकर नीति ने जल्दी से चादर खींचकर खुद को ढक लिया, पर तभी अभ्रम ने उसकी चादर खींच कर फेंक दिया। ये देखकर नीति की आंखें बड़ी हो गई। अभ्रम उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था। यह देखकर नीति ने उसे अपने दोनों हाथों से रोकना चाहा तो अभ्रम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया। जब वो नीति के चेहरे के बहुत करीब आ गए तो देखकर नीति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अभ्रम की सांस उसके गाल पर पड़ रही थी, उसके बहुत करीब था। अभ्रम से पहले आज तक नीति के इतना कोई करीब नहीं आया था। वे अपनी बड़ी धड़कनों को संभालते हुए खुद में ही सिमटी हुई थी। जब अभ्रम के नाक ने उसके गाल को छुआ तो नीति की धड़कनें जैसे रुक गई। उससे अचानक ही अपनी बंद आंखों को खोल दिया। तभी उसे अपने कान में अभ्रम की गहरी आवाज सुनाई दी, दोबारा ये कभी मत कहना, वरना वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर नीति की आंखें फिर से बंद हो गई और वो सिसकने लगी। जब थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अभ्रम को देखा तो वह वहां से जा चुका था। उसे ना देखकर नीति ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। उसके गले में उसका दुपट्टा था। फिर उसने धीरे से अपने हाथ से उस गाल को छुआ तो उसे अभ्रम के छूने का एहसास हुआ। उसी पल नीति का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। जब अभ्रम फ्रेश होकर आया तब भी नीति बेड पर ही बैठी थी। उसे अभी तक बेड पर बैठे देखकर अभ्रम ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, अब क्या बैठी रहोगी, जल्दी से उठो, फ्रेश होकर कुछ ढंग के कपड़े पहनो, मोम तुम्हें ऐसे देखेगी तो सौ सवाल करेगी। अभ्रम की बात सुनकर नीति अपना दुपट्टा संभालते हुए बेड से उठी, उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास और कपड़े नहीं है। अभ्रम ने उसकी तरफ भौं से घूर कर देखा और उसे देखते हुए मन में बोला, ये सही तो कह रही है, जब से यहाँ आई है मैंने इसे दो ही जोड़ी कपड़ों में देखा है। खुद से बात कर उसने नीति से कहा, जब तक तुम शावर लो तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर नीति वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था अभ्रम क्या बात कर रहा है। सावर ये शब्द उसने पहली बार सुना था। उसे इस शब्द का मतलब नहीं पता था। उसे अभी भी वहीं खड़ी देखकर अभ्रम ने उसे घूरते हुए कहा, टर्टल तुम क्यों मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। आई हैव नॉट इनफ टाइम। तो जाओ जल्दी से जाकर नहाओ, मोम आती होगी। सुनकर नीति जल्दी से वॉशरूम में भाग गई और अंदर से डोर लॉक करके उसे टिक कर बोली, ओह तो शावर का मतलब नहाना होता है। नीति तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती, अगर तुम्हें इंग्लिश आती होती तो तुमसे कभी दूर नहीं आ जाता। ये बोलते हुए उसे पुरानी बातें याद आने लगी। पर तभी पुरानी बातों के बीच उसे अभ्रम की दी हुई वार्निंग भी याद आई और वह जल्दी से अपना सिर झटक कर बाथरूम के अंदर तक आ गई। उसने जैसे ही अंदर के एडवांस सिस्टम को देखा तो सोच में पड़ गई। नीति ने बाथरूम के एडवांस सिस्टम को देखते खुद से कहा, हे भगवान ये सब क्या है, इनमें से पानी किसमें से निकलेगा। आस्था के घर में नॉर्मली टेप वाला सिस्टम था और पीस्ट विला में सब अलग था। जिस कमरे में अभ्रम ने नीति को पहले रखा था उसके बाथरूम में भी एडवांस सिस्टम था, पर साथ में एक नॉर्मल टैप भी था। पर अब्राहम का बाथरूम सब रूम सबसे अलग था। उसके बाथरूम में सब एडवांस था। वे कौन सा बटन प्रेस करे, किस टैप को ऑन करे, किसी कंफ्यूजन में नीति ने आगे बढ़कर उसे जो भी समझ रहा था उसने अपनी समझ से एक एक कर सभी टैप को इधर उधर घुमाकर ऑन कर दिया। टैप ऑन होते ही उसके ऊपर पानी की बरसात होने लगी। हर तरफ से पानी गिर रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से दो तीन टैप को बंद कर दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए कमर पर हाथ रखकर बोली, ये शहरी लोग और इनकी गंदी आदतें, गांव में तो लोग 2 बाल्टी पानी से नहा भी लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं, पर यहाँ के लोग इतना सारा पानी बर्बाद करते हैं। गंगा मैया इन सब से रुष्ट हो जाएगी और जब गंगा मैया का प्रकोप इन पर पड़ेगा ना, तब उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। नीति ने जैसे सावर लिया और एक हाथ से अपना सिर पीटते बोली, हे भगवान मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई, अब बाहर कैसे जाऊंगी। नीति मुंह बनाकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर हैंगर में टंगे बाथरोब पर गई। उसने बात रोब लिया और उसे देखते बोली, यह क्या है, वो जानवर क्या नहाने के बाद यही पहनता है। वो खुद से बातें कही कर रही थी। तभी तो बाथरूम के दरवाजे पर अभ्रम ने नॉक करते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े बेड पर रखे हैं, चेंज कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही नीति खुश हो गई। उसने बाथरोब पहना और बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर रूम में देखा। अभ्रम पूरे रूम में कहीं नहीं था। ये देखकर उसने खुद से कहा, लगता है जानवर चला गया। इससे पहले वो वापस आए, नीति तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। वह बाथरूम से बाहर आई और बेड पर रखे कैरी बैग से कपड़े निकाल कर देखने लगे। वहीं अभ्रम हॉल में सोफे पर बैठा था। उसके सामने घर के सभी सर्वेंट थे, आस्था, शीला, स्नेहा सभी थे। उसे देखते हुए अभ्रम ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, वे कौन है जिसने शादी की न्यूज मीडिया में दी। ये सुनकर सभी चौंक गए। अभ्रम की नजर बारीकी से सभी को देख रही थी। तभी उसने आगे कहा, खुद से सामने आ जाओ तो सजा शायद थोड़ी कम हो जाए, पर अगर मैंने उसे ढूंढा तो सीधा मौत मिलेगी। सुनकर सभी के सिर की हड्डी तक कांप गई। अभ्रम ने टाइगर की तरफ देखकर उस आंखों से कुछ इशारा किया तो उसने भी सिर हिला दिया। अभ्रम उठकर चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर ने सबको समझाया, कोई भी वसुंधरा के सामने अभ्रम की शादी का सच नहीं बोलेगा। सबने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया और अपने अपने काम में लगे। शीला के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। तो वहीं जब अभ्रम कमरे में आया तो उसने बिना नॉक के ही डोर ओपन कर दिया। अचानक दरवाजे खुलने से नीति जो मिरर के सामने खड़ी साड़ी पहनी थी वो आवाज सुनकर अचानक ही पीछे मुड़ी। अभ्रम को सामने देखकर वह चौंक गई। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े साड़ी के पल्लू को पहन लिया। वहीं कुछ सेकंड तक अभ्रम भी उसे देखता रहा, पर जल्दी उसने अपनी नजर फेरते हुए रूम में दूसरी तरफ चला गया।
नीतू से घूरते हुए मन में बोली, बदतमीज कहो तो ये जानवर को बुरा लग जाता है, इन पर हरकतें तो बदतमीजी वाली है, ये बात उन्हें समझ क्यों नहीं आती। नीति बोलते हुए अब्रम को घूर रही थी, वहीं अब्रम जो को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने बेड साइड टेबल पर रखी अपनी रिस्ट वॉच उठाई और उसे पहनते हुए, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर आओ। अपनी बात कहते हुए रूम से चला गया। वहीं नीति उसे जाते हुए देखकर बोली, ये ऐसे हैं तो पता नहीं इनकी माँ कैसी होगी। विला के बाहर वही पोर्चा कार आकर रुकी जिसमें वसुंधरा बैठी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वसुंधरा कार से बाहर निकलकर अंदर जाने लगी। अब्रम के हॉल में आने की टाइमिंग और वसुंधरा के पहुंचने की टाइमिंग एक ही थी। जैसे ही वसुंधरा ने अपने सामने खड़े अब्रम को देखा तो वो तेज कदमों से उसके पास गई और उसके चेहरे और कंधे को टटोलते हुए चिंता भरी आवाज में बोली, अब्रम मेरे बच्चे, ये किसने किया? कौन था वे जिसने ब्लास्ट किया? मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? अब्रम ने उसके हाथों को पकड़ नीचे करते हुए कहा, मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा फिर से उसके चेहरे को छूते बोली, तू ठीक है? ये तू बोल भी कैसे सकता है? तेरे सिर पर इतनी गहरी चोट लगी और खुद को ठीक बोल रहा है। बता मुझे उसका नाम जिसने तुझ पर हमला किया, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। अब्रम उसे बीच में रोकते हुए बोला, मॉम प्लीज काम डाउन, वो एक छोटा सा इंसिडेंट था। नाउ आई एम फाइन, पर आप तो नेक्स्ट मंथ आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वसुंधरा चिंता भरी आवाज में बोली, तेरे साथ हुए हादसे की खबर सुनकर मैं कैसे ना आती? जैसे ही मुझे पता चला तेरे साथ हादसा हुआ है, मेरा दिल तुझे देखने के लिए तड़प उठा बेटा। मैं तुझे देखने के लिए भागी भागी चले आई। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माया जस्ट वसुंधरा के पीछे खड़ी थी। शीला भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी अब्रम से बातें करते हुए वसुंधरा की नजर उसके पीछे से चली आ रही नीति पर गई और वो नीति को देखकर अब्रम से बोली, ये लड़की, इसका मतलब न्यूज फेक नहीं है, तूने सच में शादी कर ली? वसुंधरा की आंखों में हैरानी के भाव थे। वहीं शीला ये सुनकर खुद से बोली, अब आएगा मजा, जब इस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला जाएगा। अब्रम ने वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये कहकर उसने गर्दन घुमाकर नीति को अपने पास आने का इशारा किया तो वो बिना कुछ कहे उसके पास चली गई। फिर अब्रम ने उसे वसुंधरा से मिलवाया तो वह नीति को देखते हुए मन में बोली, वाह की खूबसूरती, किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है। तू कौन है ये तो मैं नहीं जानती, पर तूने तो कमाल कर दिया, पत्थर को पिघलाने की हिम्मत की है तूने। फिर वसुंधरा ने अपने ख्यालों से बाहर आकर नीति की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। देखो मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है, क्या तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है? तुम इस शादी से खुश तो होना? नीति ने एक नजर अब्रम को देखा तो वह उसे ही देखो घूर रहा था और अपनी आंखों से ही वार्निंग दे रहा था, अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा कहा तो टर्टल याद रखना, सजा मिलेगी। नीति उसकी नजरों की धमकी को समझ रही थी। फिर उसने जल्दी से नजर फेरी और वसुंधरा की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी अब्रम ने वसुंधरा का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मोम आप बताइए, क्या आप खुश है? वसुंधरा ने प्यार से अब्रम के गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बेटे ने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, पुरानी बातों को भूलकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो मैं कैसे खुश नहीं होगी? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ये सुनते ही शीला चौंक उठी और मन में बोली, ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? खोदा पहाड़ों निकली चुईया। मुझे तो लगा था मैम साहब आते ही शशिकला बन जाएगी और खूब ड्रामा करेगी, पर ये तो निरूपा रॉय बनकर प्यार लुटा रही। ये सब देखकर शीला ने मुंह बना लिया और बेमन से सभी को देखने लगी। वहीं माया भी नीति को देखते हुए मन में बोली, तुम तो बहुत चालाक निकली, समुद्र में इतनी सारी मछलियां थी पर तुमने तो सीधा शार्क पर हमला किया और उसे अपना बना लिया। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। वहीं अब्रम से बात कर वसुंधरा नीति के पास गई और उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी सूरत तो मैंने देख ली, पर जरा अपने हाथों का स्वाद भी चखा दो, देखो तो जरा तुम्हारे अंदर और कितने गुण है, सिर्फ खूबसूरत हो या हाथों में भी जादू है? फिर होठों पर फीकी मुस्कान सजाए वसुंधरा आगे बोली, नहीं बहू हो, रसोई की रस्म नहीं करोगी? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? नीति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो वसुंधरा आगे बोली, तो जाओ किचन में जाकर हम सबके लिए खाना बनाओ, आज हम सब तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। नीति ने इस बार भी कुछ ना कहते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वसुंधरा ने शीला को आवाज देते हुए कहा, शीला। उसकी आवाज देते ही शीला जो वहीं खड़ी थी वो फौरन ही उसके पास चली गई। जी मैम साहब। वसुंधरा बोली, नीति को किचन में ले जाओ, आज हम सबका खाना नीति बनाएगी। शीला उसकी बात पर सिर हिलाते हुए नीति को अपने साथ किचन में ले गई। उनके जाने के बाद वसुंधरा ने अब्रम की तरफ देखकर कहा, अब तूने शादी कर ही ली है तो उसे खुश रखना। अब्रम ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और वसुंधरा से बोला, मोम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं नाइट में आपसे बात करता हूँ। अपनी बात कहकर वो जाने लगा तो वसुंधरा उसे रोकते बोली, तू कहीं नहीं जाएगा, आज नीति की पहली रसोई की रस्म है और तू ऑफिस जाने की बात कर रहा है। मोम अब्रम ने कुछ बोलना चाहा तो इस बार भी वसुंधरा ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने कह दिया तू आज कहीं नहीं जाएगा, जा अपने कमरे में जा और थोड़ी देर बाद मुझसे डाइनिंग टेबल पर मिलकर हम साथ में खाना खाएंगे। उसकी बात पर अब्रम ने आगे कुछ नहीं कहा और उसके ओके बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा ने माया की तरफ देखकर कहा, माया तुम भी रुक जाओ, नीति के हाथ का खाना खाकर जाना। उसने ओके मैम कहा और होले से मुस्कुरा दी। फिर वसुंधरा अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। अब वहां पर कोई नहीं था। माया ने चारों तरफ देखा और किसी को ना देखकर तिरछा मुस्कुराते खुद से बोली, सो पोर गर्ल, आज हम सब तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे, कैसा होगा तुम्हारे हाथ का बना खाना कोई चाह कर भी ना खा पाए। माया के होठों पर डेविल स्माइल थी और दिमाग में कोई शातिर चाल। वहीं मिला के ही दूसरे कमरे में टाइगर और जेगवा दोनों स्नेहा से पूछताछ कर रहे थे। टाइगर ने कहा, बताइए स्नेहा आंटी, आपने बीस्ट की शादी की न्यूज
फैलाई। सनेहा को देखते हुए जयकुमार भी बोला, आंटी हमारी बात मानिए और हमसे सच कही, नहीं तो बीस्ट ने आपसे पूछताछ की तो फिर आप उन्हें झेल नहीं पाएगी। सनेहा दोनों को देखकर डर रही थी। वो डर घबराहट में अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसके चेहरे और आंखों से डर झलक रहा था। तभी और वो ऐसी आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने ये बात किसी से नहीं की। टाइगर फिर बोला, बीस्ट को आप पर शक है और आप जानते हैं बीस्ट बेवजह किसी पर शक नहीं करते। उनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता। और अगर उन्होंने कहा है ये बात आपने भी बाहर फैलाई तो उन्होंने ये कुछ सोच कर ही कहा है। अब जल्दी से बताइए, आपने ये बात मीडिया वालों को क्यों बताई? टाइगर और जयकुमार की बात सुनकर सनेहा रोते हुए बोली, मैंने ये बात मीडिया को नहीं बताई, बस घर जाकर अपने पति से कहा था साहब ने शादी कर ली, अब साहब का अकेलापन दूर हो जाएगा और वो भी खुश रहेंगे। ये सुनकर दोनों चौंक गए। जयकुमार ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब आंटी के हस्बैंड के जरिए ही मीडिया वालों तक ये खबर गई होगी, पर कैसे? जयकुमार की बात सुनकर टाइगर ने सनेहा से पूछा, आंटी आपके हस्बैंड इस वक्त कहाँ होंगे? सनेहा टाइगर से नजर चुराने लगी। उसे नजर चुराते देखकर जयकुमार बोला, प्लीज आंटी बताइए। सनेहा डरते हुए धीमी आवाज में नजर चुराते बोली, वो और कहाँ होगा साहब, उसका एक ही काम है सुबह से शाम तक बार में बैठकर पीते रहना। ये सुनकर दोनों की भौहें तन गई। और टाइगर ने पूछा, आप इस बार का नाम जानती है? सनेहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, श्याम गुलाबी बार। बार का नाम सुनकर जयकुमार कुछ सोचते बोला, नाम से ही पता चल रहा है वो किस टाइप का बार होगा और वहाँ कैसे लोग आते होंगे। उसकी बात पर जयकुमार बोला, वो बार कैसा भी हो हमें वहां पर जाना होगा और पता करना होगा क्या हुआ था। उधर वसुंधरा अपने कमरे में पहुंचकर गुस्से में अपना बैग साइड पर फेंकते हुए बोली, अब्रम तो अपनी माँ से झूठ बोल रहा है, तुझे क्या लगा तू मुझे सच नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? इस विला में जो कुछ भी होता है उसका पल पल की खबर मुझे रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, पर अब मजा आएगा तेरे साथ खेलने में। तू अपनी शादी का सच छुपा और मैं उस सच को बाहर लाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू कब तक मुझसे सच छुपा पाता है। फिर बेड पर बैठते हुए वो आगे बोली, एक तो ये लड़की इतनी खूबसूरत है, पर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है, किस मकसद से आई है, मुझे पता करना होगा। वहीं किचन में नहीं थी, सबके लिए खाना बना रही थी। आस्था भी वहीं खड़ी उसे चीजों के बारे में बता रही थी, कौन सी चीज कहाँ रखी है और किसको खाने में क्या खाना पसंद है। जब आस्था ने उसे ब्रह्म की पसंद के बारे में बताया तो नीति मुंह बनाकर मन में बोली, एक तो ये जानवर मुझे इतना परेशान करता है और मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। मन तो कर रहा है इस खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दो, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नीति को सोच में डुबा देखकर आस्था जल्दी से बोले, क्या कर रही हो बेटा, खाना जल जाएगा, ध्यान से बनाओ। अगर खाने में स्वाद नहीं हुआ तो मैम साहब नहीं खाएगी और साहब तो खाना उठाकर ही फेंक देंगे। आस्था की बात सुनकर नीति बोल पड़ी, ये बड़े लोग और उनके अजीब से शौक, अरे हम इंसान ही तो है, गलती इंसान से ही होते, कोई जानबूझकर तो खाना जलाएगा नहीं, ये बेस्वाद खाना बनाएगा तो हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। इस बात पर आस्था मुस्कुराते बोली, पर बेटा यहाँ ऊपर नीचे नहीं देखा जाता, यहाँ हर चीज में परिपक्वता देखी जाती है। नीति फिर उन्हें कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। फिर खाना तैयार होने के बाद आस्था ने उससे कहा, जाओ बेटा हाथ मुंह धोकर फिर खाना लगा देना। ठीक है माँ, ये बोल नीति अपने कमरे में चली गई। वे जब कमरे में आए तो उसने देखा अब हम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। ये देखकर नीति मुंह बनाते बोली, काश की कुछ ऐसा हो जाए कि ये कभी इस जगह से उठे ही नहीं, यहीं बैठे रहे बिल्कुल एक मुहूर्त की तरह, क्योंकि ये जब भी मुंह खोलेंगे मुझे धमकी ही देंगे। नीति उसे देखते हुए मन ही मन उसे कोस रही थी। वहीं अब्रम ने उसकी प्रेजेंस उसको फील कर लिया था और उसने बिना उसकी तरफ देखा लैपटॉप में नजर गुड़ा ही कहा, टर्टल मुझे ऐसे मत देखो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पर मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बोलते उसने नीति की तरफ देखा जो हैरानी से उसे मुंह खोले उसे ही देख रही थी। फिर अब्रम ने उसे देखते हुए और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मैं जो बोलता हूँ मैं करके भी दिखाता हूँ। बोलते हुए उठने लगा पर इससे पहले वो पूरी तरह उठ पाता नीति डरकर क्लोजेट रूम में घुस गई। वो अब्रम से डरकर इस तरह गायब हुई थी कि जैसे चूहा बिल्ली को देखकर अपने बिल में छुप जाता है। उसे इस तरह भागते देखकर अब्रम ना चाहते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट की मदद से नीति ने टेबल पर खाना लगाया। वसुंधरा ने खाने की स्मेल लेकर कहा, नीति खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही खाने की, आई होप खाना भी उतनी ही टेस्टी बना हो। उसकी बात पर नीति ने होले से मुस्कुरा दी और फिर सभी अपनी चेयर पर बैठ गए। वसुंधरा भी नीति को एक नजर देखकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसके बगल में ही माया बैठी थी, उसके चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। वहीं अब्रम ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, आस्था आंटी मेरा खाना कहाँ है? ये कहते उसने आस्था को ढूंढा पर उसे आस्था कहाँ वहाँ नहीं दिखी। वो कुछ कहता कि उससे पहले वसुंधरा ने कहा, आज भी तू आस्था के हाथों का खाना खाएगा? अरे पहली बार तेरी बीवी ने कुछ बनाया है तो उसके हाथ का बना खाना खाना, एक बार उसके हाथ का स्वाद तो चख ले। आस्था के हाथ का बना खाना तो तू रोज ही खाता है। अब्रम ने कहा, पर मोम आप जानती है ना मैं बचपन से आंटी के हाथ का बना खाना ही खाता आया हूँ। वसुंधरा बोली, हाँ जानती हूँ, पर तो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। फिर वो नीति की तरफ देखकर बोली, नीति अब्रम को खाना शुरू करो। नीति ने हमें सिर हिलाया और अब्रम के पास जाते मन में बोली, ओह तो इस जानवर का नाम अब्रम है, मुझे तो लगा था इसका असल नाम ही जानवर ही होगा। खुद से बात करो। धीरे से मुस्कुराई। अब्रम की नजर उस पर ही टिकी थी। वो नीति को मुस्कुराते देखकर चिढ़ गया था। उसे लग रहा था जैसे वो उस पर हंस रही हो। वो जैसे ही उसके पास गई अब्रम ने टेबल के नीचे ही उसे ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नीति के हाथ को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे आज उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट जाएगी और वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम की ताकत के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने भीगी आंखों से अब्रम की तरफ देखा तो उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हूं मुझ पर हंसने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही टर्टल। दर्द की वजह से नीति की आंखों में आंसू आ गए थे। अब्रम की नजर उस पर ही टिकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। नीति ने जल्दी से खुद को संभाला और टेबल पर से एक डिश उठा लिया। उसने जैसे ही टेबल पर से डिश पर से ढक्कन हटा उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ से डिश छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर सब चौंक गए। अब्रम ने नीति को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? नीति पहले ही डरी हुई थी। अब्रम
के गुस्से से बोलने से वह डर गई। तभी वसुंधरा ने अभ्रम को समझाते हुए कहा, अभ्रम गुस्सा करने से पहले उसकी बात तो सुन लो। फिर उसने नीति की तरफ देखा, आगे कहा, बताओ नीति, तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? वसुंधरा के पूछने पर उसने डरते हुए जमीन पर गिरे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, छी छी, छिपकली खाने में छिपकली थी। ये सुनते ही सभी चौंक गए और खाने को देखकर हैरानी से मुंह बनाने लगे। खाने में छिपकली का नाम सुनकर सभी को हैरानी के साथ साथ घिन भी आ रही थी। वहीं इसकी बात पर वसुंधरा चौंकते हुए बोली, क्या खाने में छिपकली? पर यह कैसे हो सकता है? कहते हुए वसुंधरा ने एक नजर शीला की तरफ देखा तो उसने जल्दी से सिर हिला दिया, जैसे कह रही, ये काम उसका नहीं है। वहीं वसुंधरा भी सोचने लगी और मन ही मन खुद को उसे बोली, मैंने तो ये नहीं किया, ना शीला ने ये किया। फिर ये किसने किया? फिर भी वो शीला पर चिल्लाती हुई बोली, शीला किसने किया ये सब? तुम कहाँ थी जब खाना बन रहा था? शीला घबराते हुए बोली, मैडम, खाना बनाने वक्त मैं किचन में ही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बगल में खड़े माया त्रिशा मुस्कुरा रही थी, उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। अभ्रम बिना कुछ बोले कहे नीतू को गुस्से में घुरकर जाने लगा तो उसे जाते देखकर वसुंधरा बोली, अभ्रम कहाँ जा रहे हो? रुको। इतना सुनती अभ्रम रुक गया। तभी वसुंधरा उसके पास आकर रुक कर बोले, अभ्रम नीति को उसका नेक देकर जाओ। इस बात पर अभ्रम उसे सवालिया नजर से देखने लगा तो वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, अब खाने में छिपकली गिर गई तो उसमें नीति का क्या दोष? उसने तो कितनी मेहनत से खाना बनाया था, इसके लिए उसे नेक तो मिलना ही चाहिए। और वैसे तो नीति का हक है नई बहू को उसकी पहली रसोई में उसे ससुराल वाले नेक देते हैं, चल दे उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने तिरछी नजरों से नीति को देखा तो वो डेरे में सहमेद पल के झुकाई खड़ी थी। फिर उससे नजर हटाकर अभ्रम ने वसुंधरा की बात पर अपनी ठंडी आवाज में कहा, मोम, मैं उसे गिफ्ट बाद में दे दूंगा। वसुंधरा जिद करते हुए बोली, नहीं बाद में नहीं, तू अभी नीति को गिफ्ट देगा। इस बात पर अभ्रम बोला, पर मोम, मेरे पास अभी कोई गिफ्ट नहीं है। फिर वसुंधरा उसके गले की चैन को दिखाते हुए बोली, ये है तो तेरी चैन, जब तक तू नीति के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले आता तब तक के लिए नीति को दे दे, वो तेरे इस तोहफे को संभाल कर रखेगी। ये सुनते ही अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लिया और तिरछी नजरों से नीति को देखा तो उसे ही देख रही थी। अभ्रम से नजरें मिलती उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली और मन में बोली, मुझे नहीं चाहिए इनसे कोई गिफ्ट। एक तो पता नहीं कहाँ से खाने में छिपकली आ गई और ऊपर से इस जानवर का गुस्सा, कोई मुझे इनसे बचा ले, यही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तभी वसुंधरा ने अभ्रम और नीति के बीच खड़े होते हुए कहा, इतना क्या सोच है, तेरी ही वाइफ है, बाद में कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर इसे वापस लेना। और देख, नीति का गला भी सोना है, वो दुल्हन है और नई दुल्हन के गले में मंगलसूत्र ना हो तो उसे अपशकुन माना जाता है। तेरी ये चैन, गिफ्ट और मंगलसूत्र दोनों की ही भरपाई कर देगी। चल अब निकाल इसको, पहना दे नीति को। ये बोली वसुंधरा अभ्रम को देखते हुए मन में बोली, मैं जब भी देखती हूँ तू कितना खुद को रोकता है, अपने गुस्से को बाहर निकाल और दिखा शादी का असली सच। कह दे कि ये नकली शादी है। मैं जानती हूँ अभ्रम, ये चैन तेरे लिए क्या मायने रखती है, तू इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता, फिर इसे नीति को कैसे दे सकता है? वसुंधरा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी, उसकी आंखें अभ्रम का गुस्सा देखने के लिए बेताब थी। वहीं माया भी अभ्रम और नीति को घूर कर देख रही थी। पर तभी अभ्रम नीति के पास गया, उसे देखते हुए वो अपने गले से चैन निकालने लगा। उसने चैन निकालकर जैसे ही नीति के गले में पहनाने लगा तो उसकी झुकी पलकें एकदम से उठी और उसकी आंखें अभ्रम की आंखों से जा मिली। वह हैरानी से अभ्रम को देख रही थी। वही अभ्रम अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। उसने नीति की आंखों में देखते हुए उसके गले में अपनी चैन पहनाने लगा और उसे देखते हुए मन में बोला, टर्टल, यू डोंट नो, तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ, अगर इस चैन को कुछ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उसे चैन पहनाकर एक पल भी वहां नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में चला गया। जब अभ्रम उसे चैन पहना रहा था इस बीच माया की आंखें दोनों को ही घूर रही थी और उसने गुस्से में टेबल से फोक उठा लिया और कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था जो उसके हाथ में चुभ गया था और उसके हाथों से खून निकलने लगा था। उसने नीति के गले में पड़ी चैन को देखते हुए मन में कहा, ये मेरी है, इसे तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी बीस्ट की हर चीज पर, और उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। बहुत जल्द मैं तुमसे ये सब छीन लूंगी नीति। वहीं वसुंधरा नीति के पास आई और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी लग रही है तुम पर ये चैन। ये कहकर उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स नीति को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। नीति हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वसुंधरा ने उसे समझाते हुए कहा, ये तुम्हारा हक है, इसे ले लो। उसके फोर्स करने पर नीति ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया तो वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लंच नहीं किया, पर डिनर तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगी। जहां वसुंधरा की बात पर नीति मुस्कुरा रही थी तो वहीं माया ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मेरा काम तो हो गया, अब तुम खाना कैसा भी बनाओ, अच्छा या बुरा, बीस्ट तुम्हारे हाथ का खाना अब कभी नहीं खाएगा। खुद से ही बात करते हो। माया थोड़ी देर पहले की घटना को याद करने लगी। नीति जैसे ही खाना बनाकर किचन से निकली उसके जाने के तुरंत बाद माया किचन में आई और उसने अपने बैग से एक पैक निकाला और शिवपुली को खाने में डाल दिया। उस लम्हे को याद कर माया की मुस्कान और गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ विमला के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। लगातार बजते डोर से विमला डोर के पास आते हुए बोली, अब कौन का दरवाजा तोड़कर ही अंदर घुसाओगे? अरे थोड़ा सब्र करो, दरवाजा खोल नहीं आ रही। यूँ बोलकर विमला ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के खुलते ही धनाधन 4-5 आदमी घर में घुसते चलाए। उन आदमियों को देखकर विमला का गला सूख गया, उसकी आंखें फट गई थी। उसने डर का घूंट जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, कौन हो तुम सब, यहाँ कहाँ आए हो? उनके हाथ में गन देकर विमला और डर गई थी। तभी उन 5 आदमियों में से एक ने कहा, विमला दी हम सबको भूल गई, जानत नहीं हम सबको ने, याददाश्त कमजोर है तो कहो याद दिला देते। ये कहते उसने अपनी कटार निकालकर विमला की गर्दन पर लगा दिया। एक बार फिर विमला ने डर का घूंट अपने गले से उतार अटकते बोली, देखो हमारी बात सुनो, साथ तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई, हम लोग वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, हम तो सीधे साधे लोग हैं, सादगी से जीवन जीते हैं, किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो आदमी बोला, विमला ताई हमको बुद्धक ना समझो ना, अपनी होशियारी हमको दिखाओ, सीधे सीधे बता दो बेला कहाँ है? साला जब
से दिल्ली आए हैं। दिल्ली की सड़कों पर कुत्तों की तरह भटक रहे हैं, पर हमको ऊ बेला का कुछ पता ही नहीं चला। ठाकुर साहब गाँव में उसके इंतजार में बैठे हैं। अब जल्दी से हमको बता दो बेला कहाँ है। हम तुमको और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। उसकी बात पर विमला डरते हुए बोली, देखो बेटा, हमें नहीं पता ऊ बेला कहाँ है। अगर यहाँ ही होती तो हमको जरूर बता। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, तुमको तो हम अब उसने अभी इतना ही कहा था। तभी उसके के दूसरे आदमी ने कहा, का लाखन भैया, इससे बताई कहाँ रहे हो, सीधा कटार घुसाई दो, खून के साथ सच भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद पर लाखन बोला, तू सही कह रहा है झुमरू, अब यही करना होगा। लाखन तिरछा मुस्कुरा अपनी कटार पर हाथ फिराते हुए विमला के से बोला, का विमला तई का कहती हूँ, घुसाई दो और सारा माल पुआ बाहर निकाल ले। विमला दोनों की बात सुनकर डर गई थी। उसने दोनों हाथ सामने कर उन्हें हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं लाखन, तुम तो हमारे बेटे जैसे हो। अपनी विमला ताई को मारकर तुमको क्या मिलेगा। लाखन बोला, तो तुमको जिंदा छोड़कर हमको क्या मिलेगा। उसकी बात पर विमला तपाक से बोली, बेला तुमको बेला मिलेगी। उसकी बात सुनते ही लाखन की मुस्कान और गहरी हो गई। झुमरू भी चमकती आंखों से मुस्कुरा और मुंह छोपर ताव देते हुए बोला, का लाखन भैया, हम कह रहे हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। लाखन फिर से अपने भाव बदल कटार को विमला के चेहरे के पास ले गया। उसे डराते हुए बोला, देखो विमला थी, अब ज्यादा नौटंकी ना करो, फटाक से हमका बेला का पता बताई दो। उस साली को ढूंढते ढूंढते हमारी चप्पल तक घिस गई। विमला डरते हुए बोली, देखो लाखन, हम तुम्हें सच बताते, 1 महीना पहले होने को आया है, तब बेला आई थी, पर हम को अपने घर में पनाह नहीं दिए। हम उसी दिन ओ को घर से निकाल दिए। अब हमको भी नहीं पता वो कहाँ है। विमला की पूरी बात सुनकर लाखन का पारा हाई हो गया। वो कटार को मिला के और नजदीक ले जाकर दांत पीस कर बोला, ए विमला ताई, कहानी नहीं सुननी, हमको बता उई कहाँ। विमला लाखन के पैरों में गिर गई थी। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसे रोता गिड़गिड़ाता देखकर लाखन ने उसे एक लात मारी तो वे दूर जा गिरी। लाखन उसके पास गया और बोला, देख विमला दाई, अभी हम तो को छोड़े थे, पर अगर हमको बेला नहीं मिले तो हम फिर वापस आएंगे। विमला दोनों हाथ जोड़कर फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। लाखन झुमरू और अपने आदमियों के साथ उसे धमकी देकर चला गया। उनके जाने के बाद विमला गुस्से में बोली, अरे कीड़े पड़े उस बेला को, खुद तो भाग गई और अपने पीछे इस ठाकुर के गुंडों को भी ले आई। अब ना जाने क्या होगा। आज तक विमला ने घाटे का सौदा नहीं किया, पर कहीं आजू की बेला की वजह से हम घाटे में ना पड़ जाए। बस हम कैसे भी करके वो लाखन बेला को ढूंढ ले और उसे घसीट कर ले जाए, तब कहीं जाकर वो बेला से हमारा पीछा छूटेगा। वहीं उधर बीस्ट विला में नीति अपने रूम में बेड पर बैठी उसी बारे में सोच रही थी। आखिर उसके खाने में छिपकली कहाँ से आई, उसे अच्छे से याद था। उसने खाना खाकर चखा भी था और खाना अच्छा था, फिर अचानक से छिपकली का खाने में निकलना, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वो भी इस बारे में सोच रही थी कि तभी अभ्रम रूम में एंटर हुआ और उसकी आहट से नीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो उसे देखने लगी। वहीं अभ्रम की नजर अपने फोन में थी और वो अपने फोन को यूज करते हुए रूम के अंदर तक आ गया था। नीति उसे देखकर खुद से बोली, ये जानो इतना चुप चुप क्यों है, क्या किसी ने इसकी बकरी चुरा ली। ठीक तभी अभ्रम केवल के उठी और उसने नीति को देखा। उसे देखकर अभ्रम ने अपनी वो आईब्रो उठाई और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नीति बेड के क्राउन से और सट कर बैठ गई। अभ्रम उसके पास आया और उसके ऊपर झुकने लगा। उसने नीति की चेन को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई वांट टू ईट यू टर्टल। बोलते हुए उसके होठों पर झुक रहा था, पर तभी नीति ने जोर से चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया। नीति ने से अपनी आंखें बंद कर ली थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, आर यू ओके टर्टल। नीति ने आंखें खोली और सामने देखा तो अभ्रम अभी भी वहीं खड़ा था और उसके हाथ में उसका फोन था और दूसरा हाथ उसकी पैंट की जेब में था। नीति को समझते में देर नहीं लगी कि वह सपना देख रही थी। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए उठी और बाहर चली गई। वहीं अभ्रम को अपने सवाल का जवाब न मिलने पर गुस्सा आ गया था। उसने फोन को अपनी मुट्ठी में कसकर खींचा और खुद से बोला, टर्टल, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वहीं वसुंधरा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही तो सुबह की बातों के बारे में सोचती, फिर सोचते हुए खुद से बोली, अभ्रम, मुझे तो लगा था तुम खुद अपनी शादी का सच मुझसे कहोगे, मेरे सामने ही उसकी बेइज्जती करोगे, पर तुमने तो उसका साथ दिया। वो चैन जिसे तुम किसी को छूने भी नहीं देते, तुमने कितनी आसानी से मेरे एक बार कहने पर उस लड़की को पहना दी। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि इतने में ही जूस का गिलास ले शीला उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आई। वसुंधरा ने अपनी गुस्से भरी नजर उस पर डाली और उसके अंदर आती वसुंधरा दरवाजे को अंदर से बंद कर उसके सामने आकर बोली, उस लड़की के बारे में तूने मुझसे क्या कहा था। शीला पहले वसुंधरा के गुस्से को देखकर डरी हुई थी और वह अभी उसकी बातें सुनकर और भी डर गई थी। शीला के हाथ कांप रहे थे। उसी कपकपाहट में उसके हाथ से जूस का गिलास छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। देखकर वसुंधरा ने उसके गल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझसे तुझसे एक काम भी सही से नहीं होता, तू किसी काम की नहीं है, मैंने तुझे यहाँ रखा ही क्यों। चल मैं अभी तुझे यहाँ से निकाल देती हूँ। शीला जल्दी से उसके पैरों में गिर गई और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मैम साहब, मुझसे गलती हो गई। वसुंधरा उसे टोंट मारते हुए बोली, तेरा सॉरी का मैं क्या करूंगी। मेरे बेटे ने उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके उसे मेरी बहू बना दिया और ये सब किसकी वजह से हुआ, तेरी वजह से। अगर तूने मुझे सही सही बताया होता तो मैं यहाँ बहुत पहले ही आ जाती। तूने कॉल पर कहा था वो लड़की मासूम है, वो सीधी है, बिना किसी गलती के, पर हम उस पर जुल्म करता है और अब वही सीधी साधी लड़की उसकी बीवी बन गई। अरे नौकरानी बनने की उसकी औकात नहीं थी और अब देखो मेरे घर की महारानी बनकर बैठ गई और ये सब तेरी वजह से हुआ। शीला, मैं तेरी जान ले लूंगी। वसुंधरा इतना बोलकर हाँफने लगी थी। वो जाकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। शीला उसकी बात सुनकर डर गई थी। वो उठकर उसके पास गई, उसके पैरों के पास बैठकर बोली, मैम साहब, मैं तो सारी बातें आपको बता देती थी, जो भी होता था, पल पल की खबर आपको देती थी। मुझे भी कहाँ पता था कि साहब उसे सजा दे देते, एक दिन उसे शादी कर लेंगे। वसुंधरा उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी तो शीला ने अपनी नजर नीचे कर ली। तभी वसुंधरा ने सोचते खुद से कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
जहाँ तक मैं जानती हूँ सिर्फ़ एक शक की वजह से अब वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, कोई तो बात ज़रूर है वरना अब हम इतना बड़ा फ़ैसला अकेले नहीं कर सकता। वो मुझसे एक बार ज़रूर पूछता, ज़रूर कोई तो वजह है जो उसने ये कदम उठाया। उसकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। शीला बोली, "हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।" उसके बाद से एक बार फिर वसुंधरा का ध्यान उसकी ओर खींच लिया और वो शीला को गुस्से में घूरते हुए बोली, "पहले मुझे ये बता तुझे जो मैंने आश्रमों को देने के लिए कहा था कि वो तू उसे टाइम से दे भी रही है या नहीं?" ये सुनते ही शीला नज़रें चुराने लगी और मन ही मन खुद से बोली, "अब क्या कहूँ मैं मैम साहब से? जब से नीति आई है यहाँ इतना ड्रामा हुआ है कि मैं उन्हें वो देना ही भूल गई। इस पूरे महीने में अभी तक सिर्फ 2 बार ही दिया है।" शीला को चुप देखकर वसुंधरा फिर बोली, "तू चुप क्यों है? तू उसे देना भूल गई थी?" इस बात पर शीला जल्दी से बोली, "अरे नहीं मैम साहब, मैं भूली नहीं थी। मैं तो उन्हें टाइम से देती पर अब उन पर उसका कोई असर नहीं होता।" शीला की बात पर वसुंधरा चौंकती हुई बोली, "क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू?" शीला बोली, "मैम साहब, मैं सच कह रही हूँ।" वसुंधरा उसकी बात सुनकर सोचने लगी और मन में ही खुद से बोली, "मुझे इस बारे में उनसे बात करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक उसका भ्रम पर असर होता है आया है और अब अचानक से उस पर असर होना बंद हो कैसे हो गया?" जहाँ एक तरफ वसुंधरा अपनी सोच में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ नीति किचन में सबके लिए खाना बना रही। वो चुपचाप खाना तैयार करने लगी। इस बार नीति खाने को बनाते वक़्त काफ़ी ध्यान दे रही थी और चीज़ ढककर पका रही थी और तैयार होते ही उसे फ़ौरन ढक देती थी। थोड़ी देर में उसे खाना तैयार कर आस्था की मदद से खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। जब तक वसुंधरा भी आ गई थी, उसने स्पून उठाया और खाना खाने लगी। नीति डर रही थी ये सोचकर कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो। उसके खाने में पर जैसे ही वसुंधरा ने खाना चखा, उसकी आँखें बड़ी हो गई। वह नीति को देख मुस्कुराते हुए बोली, "तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने इतना टेस्टी खाना पहले कभी नहीं खाया। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो।" सुनकर नीति भी मुस्कुराने लगी। फिर अपना खाना खत्म कर वसुंधरा अपने कमरे में चली गई। जैसे ही शीला उसके कमरे में आई, वसुंधरा उससे बोली, "शीला, कुछ करना होगा। ये लड़की तो सर्वगुण संपन्न है, वे तो अच्छा है। अब हमने उसके हाथ का खाना नहीं खाया।" शीला बीच में बोली, "उससे अच्छा खाना बनाना आता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैम साहब?" वसुंधरा बोली, "अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। लोग कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है और मैं नहीं चाहती वो लड़की ब्रह्म के दिल तक पहुंचे।" अपनी बात पूरी कर वसुंधरा ने शीला को देखा तो उसने भी सिर हिला दिया। जैसे वो समझ गई वसुंधरा क्या चाहती है। वहीं आस्था नीति से बात कर रही थी। "तुम देखना बेटा, जब साहब तुम्हारे हाथ का खाना खाएँगे वो मेरे हाथ का स्वाद भूल जाएँगे। अब जब साहब के लिए खाना ले जाओ, वो काम करके थक गए होंगे, उनका ख़्याल तुम्हें ही रखना है।" उसकी बात सुनकर नीति ने मुँह बना लिया और सिर हिलाकर किचन की तरफ जाते खुद से बोली, "क्या किस्मत मेरी, जो मुझे सजा दे रहा है, उसी का ख़्याल रखने के लिए सब मुझे बोलते हैं।" नीति किचन में आई और अब्रम के लिए खाना लेकर रूम में चली गई। अब्रम काम कर रहा था। नीति ने टेबल पर एक साइड में खाना रख दिया। खाना देखकर अब्रम उठा और वॉशरूम में चला गया। फिर आकर चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वहीं नीति बेड के पास चली गई। ये वजह से ही बैठने को हुई कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज़ उसके कानों में गई। "ये खाना किसने बनाया है?" नीति उसकी आवाज़ सुनकर डर गई थी। उसने डरते हुए कहा, "मैंने बनाया है।" अब्रम ने उसे घूर कर देखा और बोला, "यहाँ आओ।" नीति धीमे कदमों से उसके पास गई। अब्रम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने बगल में बिठा लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालते हुए बोला, "तुमने बनाया है तो अब इस जहर को तुम ही खाओ।" खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च थे। नीति सोच में पड़ गई कि नीचे तो सबने उसके खाने की तारीफ की थी, फिर अचानक खाने में इतनी मिर्ची कैसे आ गई? वहीं अब्रम को लग रहा था नीति ने जानबूझकर उसके खाने में मिर्च मिलाई है, इसलिए वो उसे खाना खिला रहा था। मिर्ची लगने की वजह से नीति की जुबान जल रही थी और आंखों से भी पानी बह रहा था। उसने जैसे ही टेबल पर रखा पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि अब्रम ने पानी का गिलास हटा दिया। उसे तड़फने दे दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर अब्रम को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने जबरदस्ती नीति को सारा खाना फिनिश करने के लिए कहा, पर उसने जैसे तैसे खाना फिनिश किया और उठकर जाने लगी, पर तभी वे बेहोश होकर नीचे गिर गए। ये देखकर अब्रम ने कहा, "मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचोगी तो खुद को ही दर्द होगी।" फिर उसने नीति को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। उस दिन के बाद से अब्रम ने फिर कभी नीति के हाथ का खाना नहीं खाया। वो वसुंधरा की चली की चाल काम कर रही थी। वहीं जब आस्था को ये बात पता चली तो उसे नीति के लिए बुरा लग रहा था। वो अब्रम को सच से रूबरू करवाना चाहती तो इसलिए उसने आज जानबूझकर अब्रम को अपने हाथों से खाना बोलकर नीति के हाथों का बना खाना शुरू कर दिया। जैसे ही अब्रम ने खाने की फर्स्ट बाइट ली, वो समझ गया ये खाना आस्था के हाथों का नहीं है। अब्रम को सच बताने के लिए आस्था उसके पास ही खड़ी थी। जैसे ही अब्रम ने उसे देखा, वो नज़रें चुराने लगी। तभी अब्रम ने कहा, आंटी, आप जानती हैं ना मुझे झूठ पसंद नहीं, तो सच सच बताइए खाना किसने बनाया है?" आस्था बोली, "उसी ने बनाया जो आपकी अर्धांगिनी है।" अब्रम के भौं सिकुड़ गए और वो हैरानी से बोला, "क्या ये खाना टर्टल ने बनाया है?" आस्था ने हाँ में सिर हिला दिया। अब्रम ने सोचते हुए खुद से कहा, "टर्टल को इतना अच्छा खाना बनाना आता है, फिर उस दिन क्यों उसने खाने में इतनी मिर्च डाल दी थी?" वो भी सोच ही रहा था कि तभी आस्था बोली, "आंटी, बोली बेटा, गलती बोली, "गर इंसान सही होती है, पर हमें समझना चाहिए कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता। उस खाने में छिपकली का गिरना और फिर खाने में मिर्च का तेज होना, इन सब घटनाओं के लिए आप नीति को दोष नहीं दे सकते। वो मासूम है, उसे तो भी सही गलत का मतलब भी सही से नहीं पता। उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आया करो बेटा।" ये बोल आस्था प्लेट उठाकर चली गई। वहीं अब्रम सोचते खुद से ही बोला, "सही तो कह रही हैं आंटी, शायद मैंने ही उस दिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था।" उसने ज़्यादा ना सोचते फिर से झटका और अपने काम में लग गया। शाम होते ही नीति खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। वसुंधरा उस दिन से नीति के हाथ का खाना खाने लगी थी। इसलिए नीति को वसुंधरा के कहने पर अब रोज उसके लिए खाना बनाना पड़ता था और खाना बनाने में आस्था उसकी मदद करती थी। आज भी आस्था किचन में उसकी मदद कर रही थी, साथ ही वो नीति को समझा भी रही थी, "नीति बेटा,
अब तेरी शादी हो गई, इस शादी से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां जो तुझे निभानी होगी। मैं जानती हूँ अभी हालात ऐसे नहीं कि तुझे एक बहू और पत्नी के रूप में अपनाया जाए, पर जिस तरह से मैम साहब तुझसे तुम्हारे प्रति व्यवहार कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है उन्होंने तुझे अपना लिया है। पर साहब को थोड़ा समय लगेगा, तो हिम्मत मत हारना। एक दिन साहब तुझे अपनी पत्नी होने का हक देंगे। आस्था उसे एक माँ की तरह समझा रही थी, वहीं नीति के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने आस्था की बातों पर मन ही मन खुद से कहा, मुझे उनकी पत्नी नहीं बनना, ना कोई हक चाहिए मुझे। मुझे बस उस जानवर से छुटकारा चाहिए। अगर उसके लिए मुझे कोई कठिन तपस्या भी करनी पड़े तो मैं वो करूंगी, पर मुझे जानवर से छुटकारा चाहिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। आस्था मम्मी, ये बात आपको कैसे समझाऊं? नीति ने अपनी ही उलझन में उलझे हुए खाना तैयार करो और आस्था की मदद से उसे टेबल पर लगा दिया। अब तक अभ्रम भी ऑफिस से आ गया था, और वसुंधरा और वे दोनों ही खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आ गए। अभ्रम को देखकर नीति ने मुंह बना लिया, वहीं वसुंधरा को देखकर वो धीरे से मुस्कुराने लगी। नीति ने वसुंधरा को खाना सर्व किया और जैसे ही बैठने लगी तो अभ्रम ने उससे कहा, टर्टल मुझे भी सर्व करो। ये सुनते ही वसुंधरा और नीति दोनों ही चौंक गए और वसुंधरा जल्दी से बोली, अभ्रम तू तो आस्था के हाथ का बना खाना खाता है ना? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अभ्रम ने कहा, पर आज मैं टर्टल के हाथ का बना खाना खाऊंगा। नीति जो उसकी आवाज़ सुनकर ही डर गई थी, उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसने अभ्रम को खाना शुरू कर दिया। अभ्रम को खाते देखकर वो सुंदरापन में बोली, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। वे बोल वो बोल मन से खाने लगी। नीति हर बार की तरह इस बार भी दोनों के साथ यूं ही बैठी रही और उनके खाने के बाद टेबल साफ करने लगी। वहीं अभ्रम डाइनिंग एरिया से एक दूसरे कमरे में चला गया था, जहां टाइगर और जगुआर पहले से ही मौजूद थे। दोनों के सामने एक आदमी चेयर पर बैठा था, उसके हाथ पैरों को चेयर से कसकर बांधा हुआ था। उसके चेहरे और आंखों में डर दिख रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अभ्रम को अपने सामने देखकर वो और डर गया था। तभी आदमी डरते हुए बोला, बीस्ट, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ काम करती है। बीस्ट प्लीज उसके लिए मुझे जाने दो। अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी उसकी बात पूरी होते ही टाइगर ने कहा, तुझे जाना है ठीक है, जाने दूंगा, पर पहले वो बता जो हम जानना चाहते हैं। वो आदमी फिर से डरते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। इस बात पर जयगवार ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, अच्छा तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या तू 2 साल का छोटा बच्चा है? चुपचाप हमें बता दे, तूने बिष्ट की शादी की खबर किससे दी थी? ये सुनते ही साथ में की आंखों में डर दिखने लगा और वो अपनी नजर चुराकर अटकते हुए बोला, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दो। इस बार टाइगर ने उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, अगर और नहीं पिटना चाहता तो चुपचाप से बता दे, हम जानते हैं शादी की खबर तूने ही मीडिया तक पहुंचाई है। वो इस बार भी खामोश ही रहा। अब हम जो एकटक उसे देख रहा था, अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो गया और उसी रूम में एक टेबल पर रखे तो बिजली के तार लेकर उसके पास गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें और चेहरे पर सिर्फ कठोरता ही बिखरी हुई थी। उसने बिना किसी चीज की परवाह किए उस तार को उस आदमी के हाथ पर रख दिया। जैगवार ने स्विच ऑन किया और उस आदमी को बिजली का जोर का झटका लगने लगा। वो दर्द में चिल्लाने लगा, पर अभ्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अभ्रम के इशारे पर जैगवार ने स्विच ऑफ कर दिया। उस आदमी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने किसी रट्टू तोते की तरह बताना शुरू कर दिया, मैं बार में बैठा पी रहा था और अपने दोस्त को बीस्ट की शादी के बारे में बता रहा था। तभी एक आदमी मेरी बात सुनकर मेरे पास आया और मुझसे बीस्ट के बारे में पूछने लगा। मैं नशे में था, इसलिए से नहा ने जो भी मुझे बताया था मैंने वो सारी बातें उसे बता दी और बदले में उसने मेरा सारा बिल चुका दिया। उसकी बात पूरी होते ही टाइगर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक फोटो को दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी था? फोटो देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और उसने टाइगर को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। टाइगर ने अपना फोन अभ्रम की तरफ बढ़ा दिया। उसने टाइगर के हाथ से फोन लेकर उस फोटो को देखते हुए कहा, अतीस खन्ना लगता है, तुझे तेरी औकात फिर से याद दिलानी होगी। फिर अभ्रम ने फोन जगवार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे ये चाहिए। जगवार ने फोटो देखकर सिर हिलाते हुए कहा, ओके बीस्ट। अभ्रम जाने लगा तभी कुछ याद कर रुक गया और पीछे पलटकर टाइगर और जगवार को देखते हुए बोला, इसके अच्छे से खातिर करो फिर छोड़ देना। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिला दिया। वहीं वे आदमी अभ्रम की बात सुनकर डर गया था। उसने टाइगर और जगवार दोनों को देखते हुए कहा, मैंने तो अब सच बता दिया, फिर मेरे साथ ये क्यों? इस बात पर टाइगर ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, सनेहा आंटी इतनी मेहनत से पैसा कमाती और तू उनके पैसे को जुए और शराब में उड़ाता है। जगवार ने भी उसके मुंह पर एक पंच धरते हुए कहा, आंटी इतनी अच्छी है और वो हर तरह से तेरा ख्याल रखती है, फिर भी तुम पर हाथ उठा दे, तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। फिर बारी बारी दोनों से मारने लगे। अभ्रम जैसे अपने रूम में एंटर हुआ, उसकी नजर हाथों में खाने की प्लेट लेकर खड़ी नीति पर गई। उसे देखकर अभ्रम की भौहें तन गई। नीति को उसके आने का कोई पता नहीं था। वो खाने की प्लेट लिए सोफे की तरफ बढ़ ही रही थी कि इतने में अभ्रम उसके सामने आगे जाकर खड़ा हो गया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर नीति डरकर 2 कदम पीछे हट गई। तभी वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। इससे पहले नीति गिरती अभ्रम ने उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। फिर अभ्रम उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई भूत हूँ जो मुझसे इतना डर रही है? उसे देखते हुए नीति मन में बोली, भूत नहीं जानवर है, आप बहुत खतरनाक जानवर और मुझे आप जैसे जानवर से डर लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।